उद्घाटन सत्र के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रोफेसर योगेश सिंह से अनुरोध करूंगा कि वो इस विचार गोष्ठी का उद्घाटन करें और अपना उद्घाटन वक्तव्य दें। नमस्कार। प्रोफेसर अनु सिंह लाठर, कुलपति अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, मेरी बहुत पुरानी मित्र भी हैं, प्रोफेसर तेजस्वी कट्टीमनी जी, कुलपति केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश। माँ बाप को पहले ही मालूम था ये बच्चा बहुत तेजस्वी निकलेगा, तो नाम के आगे बचपन में ही तेजस्वी लगा दिया। पर कई बार माँ बाप नाम लगा भी देते हैं, बच्चा निकलता नहीं है। पर ये ऐसा बच्चा है जिसके नाम के आगे लगा भी और ये तेजस्वी निकला भी। प्रोफेसर अभय दुबे, निदेशक देशिक अभिलेख अनुसंधान केंद्र अंबेडकर विश्वविद्यालय। और अभय दुबे जी की आवाज़ जो है, मैं उससे हमेशा ही बड़ा प्रभावित रहता हूँ, चाहे वो टेलीविज़न पे बोलें चाहे टेलीविज़न के बाहर बोलें। ईश्वर ने बड़ी इन पे कृपा रखी है, कृपा बनाए रखे ईश्वर। प्रोफेसर सत्यकेतु सांकृत, अधिष्ठाता साहित्य अध्ययन केंद्र अंबेडकर विश्वविद्यालय। पद्मश्री प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत जी, प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी, प्रोफेसर विश्वनाथ मिश्र जी, प्रोफेसर ब्रजेश पांडे, नीरज जैन जी, अरविंद झा जी, और यहाँ पर आप सभी लोग जो इस कार्यक्रम के लिए आए हैं, मैं आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जब अभय दुबे जी ने मुझसे कहा कि इस कार्यक्रम में आपको आना है और विषय जो है वो आपके इंटरेस्ट का ही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विउपनिवेशीकरण की संभावनाएं। सामान्यतः जब हम बोलते हैं तो मुझे क्या है, खड़े होकर बोलने की आदत है। मेरी ज़िंदगी का ये पहला अनुभव है जब मैं बैठ के इस तरह से बोल रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, अब अगर डीकोलोनाइजेशन की बात हो रही है तो शायद ये भी आवश्यक होता होगा उसके अंदर। खैर, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और कट्टीमनी जी तो उसके ड्राफ्टिंग कमेटी में थे ही, तो इस पर पिछले 3-4 वर्षों में बहुत चर्चा हुई है। कितनी डिबेट हो गई, कितने वर्कशॉप्स हो गई, कितना सब कुछ हो गया, और पूरे देश का मन बना कि इसमें सब कुछ अच्छा है। मैं मानता हूं कि सब कुछ अच्छा है, पर सवाल यह है कि अच्छा होना एक बात है, अच्छे को लागू करना दूसरी बात है, और अच्छे को सही तरीके से लागू करना तीसरी बात है। कट्टीमनी साहब कहेंगे मैंने तो अपना काम कर दिया, मैंने तो अच्छा सा लिख के दे दिया, अब आपके ऊपर है कि उसको आप किस तरह से लागू करते हैं। पर जब हम बात करते हैं इस डीकोलोनाइजेशन की, तो पहला मन में आता है कि जो 2 फरवरी 1835 को मैकॉले ने एक मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन बनाया, उनका क्या पर्पस था? पर्पस क्या था? टू एस्टैब्लिश द नीड टू इम्पार्ट इंग्लिश एजुकेशन टू इंडियन नेटिव्स, ऐसा उन्होंने लिखा उसके अंदर। इंग्लिश एजुकेशन उसका वन एस्पेक्ट था, लेकिन और बहुत एस्पेक्ट्स उसमें रहे। और नया जो ये ब्रिटिशर्स ने सिस्टम लागू किया, ये ब्रिटिश राज के लिए क्लर्क्स बनाने के लिए था, ऑफिसर्स बनाने के लिए था, और ब्रिटिश हितों की चिंता करने वाले लोग बनाने के लिए था। अगर हम उस सिस्टम का आकलन करें तो मेरा तो बहुत मन करता है कि उसको 100 में 100 नंबर देने चाहिए। कारण वो 5 पेज का 4 पेज का डॉक्यूमेंट नहीं है। कारण क्या है? योजनाबद्ध तरीके से सही समय पे उन्होंने उसको लागू किया, जिससे कि ब्रिटिश हितों की रक्षा हो सके, और उसने ब्रिटिश हितों की रक्षा भी की। मैं थोड़ा सा डेटा देता हूं आपको। 1835 में जब ये ड्राफ्ट आया, उस समय भारत का जीडीपी था 16% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, 16% हमारा था। अमेरिका का 2% था। अमेरिका आगे बढ़ा बहुत तेजी से, और जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, हम तो 16% से पहुंच गए 1 से 2% पे, और आज 2023 में हमारा जो शेयर है वो है करीब करीब 3.8% है हमारा वर्ल्ड जीडीपी में शेयर। मोटा मोटा वर्ल्ड जीडीपी $100 ट्रिलियन की है, हमारा $3.76 ट्रिलियन है, तो इतना करीब करीब हमारा है। अमेरिका पहुंच गया 20% पे। मैं दो देशों का और 2 परिस्थितियों का कंपैरिजन करने का प्रयास कर रहा हूं कि यानी कहीं कुछ तो गलत हो गया ना, कि 16% से हम 2 पर पहुंच गए, 1 से 2% पे पहुंचे, और आज हम 4 के आसपास पहुंच जाएंगे थोड़े दिनों में।
तो उस जगह, और एक और बात है जो कि आपको समझनी पड़ेगी जब भी डीकोलोनाइजेशन की बात होगी, चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में हो या उससे पहले हो या उसके बाद में हो। 1900 से 1950 तक भारत का ग्रोथ रेट 0% था। इतने बड़े देश में 0% ग्रोथ रेट पे जिसको ला दिया गया, कहीं ना कहीं कुछ तो मन पर काम हुआ होगा, ये सोचने की बात है। लेकिन फिर भी इसी सिस्टम ने डॉक्टर्स भी दिए, इंजीनियर्स भी दिए, फिलोसफर्स भी दिए, साइंटिस्ट भी दिए, टीचर्स भी दिए, और बहुत सारे अच्छे लोग इसी सिस्टम से निकले भी। इसी सिस्टम से विवेकानंद आए, गांधी आए, सुभाष आए, अंबेडकर आए, अनेक क्रांतिकारी आए। ऐसा नहीं है कि सिस्टम ने काम नहीं किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सिस्टम बना वो मासेस के लिए बना, कि एक सपोर्ट सिस्टम ब्रिटिशर्स को चाहिए, तो मासेस के लिए जो सपोर्ट स्टाफ चाहिए, क्लासेस के लिए जो ऑफिसर्स चाहिए, ब्रिटेन में पढ़ने के बाद वो ऑफिसर्स आए। तो लीडरशिप का जो माइंडसेट था उसकी उनको आवश्यकता ही नहीं थी। उनको अगर लीडरशिप देनी थी तो ब्रिटिशर्स ने देनी थी वो लीडरशिप, या ब्रिटिशर टाइप लोगों ने देनी थी। अब टाइप लोग जो बात है, तो सभी पोस्ट जो थी वो परमानेंट की गई, क्योंकि वो जो रूलर है वो क्यों चाहेगा कि कंपटीशन हो उसमें। उन्होंने उस कंपटीशन को नहीं होने दिया, क्योंकि वो पोस्ट या तो खुद रखनी थी या ब्रिटिशर टाइप लोग, जिनको कि उन्होंने उपाधियां भी दी ताकि सबको पता लगे ये हमारे टाइप के हैं। किसी को राय बहादुर कहा, किसी को और कुछ कहा। वो लोग वो थे जो उनके लिए परफॉर्म करते थे, ब्रिटिश हितों की चिंता करते थे। सो जितनी टॉप पोजीशंस थी वो ब्रिटिशर्स ने जब रख ली अपने पास में, और आज जब हम बात करते हैं तो एक मन में स्वाभाविक सा प्रश्न आता है कि वेदर इकोनॉमी ड्राइव्स एजुकेशन और एजुकेशन ड्राइव्स इकोनॉमी। क्योंकि जब मैंने डेटा थोड़ा सा दिया आपको ये कि नुकसान हुआ, तो ये तो ठीक है कि शिक्षा को चलाने के लिए शुरू में इकोनॉमी उसको ड्राइव करेगी। इसी कारण से जो डेवलप्ड देश हैं उनमें बहुत प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते ही हैं। तो लेकिन शुरुआती ड्राइव मिलेगा, फिर वो एजुकेशन सिस्टम जो है वो उनके लिए राइट काइंड ऑफ मैन पावर जनरेट करेगा, माइंडसेट जनरेट करेगा, और वो आगे बढ़ेगा मामला। लेकिन सेकंड सिस्टम एजुकेशन यदि कमजोर हो जाएगा तो इकोनॉमी गिरनी शुरू हो जाएगी। तो ये दोनों जो है इकट्ठे हैं, दोनों इकट्ठे चलते हैं, लेकिन शुरुआती पुश है वो इकोनॉमी से आता है। आज भारत की इकोनॉमिक हालत अच्छी हो रही है, तो मैं मानता हूं कि इकोनॉमिक पुश भी एजुकेशन फ्रेटर्निटी को, सिस्टम्स को मिल रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री ने अभी संकल्प किया है कि 47 में भारत होगा डेवलप्ड नेशन। जब भारत डेवलप्ड नेशन होगा कैसे? तब हमारी इकोनॉमी का साइज चाहिए 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लिए चाहिए हमें 9% की ग्रोथ रेट अगले 25 साल। तो इकोनॉमिक पुश आएगा, एजुकेशन को अच्छा करना पड़ेगा, उसको फिर राइट काइंड ऑफ मैन पावर देनी पड़ेगी, ऐसा माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, तो ये ग्रोथ आएगी, जिसके कारण से फिर सारे जो अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव होंगे। अलेक्जेंडर ने कहा था, देखिए कैसे क्राइसिस होता है जब हम बात कर, उसने कहा था कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एन आर्मी ऑफ 100 लॉयंस, बड़ा फेमस कोट है, लेड बाय ए शीप। आई एम अफ्रेड ऑफ एन आर्मी ऑफ शीप्स लेड बाय ए लॉयन। और इसी तरह की सिमिलर बात कही चार्ल्स मॉरिस ने, जो कि चार्ल्स मॉरिस जो थे वो नेपोलियन का चीफ डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजिस्ट था। उन्होंने भी ये बात कही कि आई एम मोर अफ्रेड ऑफ एन आर्मी ऑफ 100 शीप लेड बाय ए लॉयन देन एन आर्मी ऑफ 100 लॉयंस लेड बाय ए शीप। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। लेकिन ब्रिटिश सिस्टम ने, जिसको डीकोलोनाइजेशन की जब हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा लीडरशिप पे आघात किया, क्योंकि उनको उसकी आवश्यकता नहीं थी। और धीरे धीरे सिस्टम में लीडरशिप क्राइसिस हुआ। अभी देखिए एकेडमिक लीडरशिप में हुआ क्या। सबसे पहले हमको इसमें वर्क ऑन एकेडमिक लीडरशिप की बात है, उसकी करने की बहुत आवश्यकता है। जैसे ब्रिटिशर्स ने कहा कि परमानेंट पोजीशंस होंगी, तो उन्होंने क्या किया, ज्यादातर जो सिस्टम एजुकेशन में आए, हेडशिप थी वो परमानेंट होगी, जहां से कि फर्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप डेवलप होती है वो परमानेंट थी। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल्स परमानेंट थे, वाइस चांसलर्स भी काफी हद तक परमानेंट थे, टॉप लीडरशिप भी परमानेंट थी, और वो रिजर्व थी उन्हीं लोगों के लिए, ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिश टाइप लोगों के लिए। अब क्या हुआ, भारत आजाद हुआ, सबको लगा कि ये परमानेंट सिस्टम्स तो बहुत ठीक नहीं है। अब यूनिवर्सिटीज में सारे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स जो है यूनिवर्सिटीज में शुरू हो गए, और हम ले आए रोटेशन ऑफ लीडरशिप। एक एस्पेक्ट था परमानेंट, दूसरा ले आए रोटेशन ऑफ हेडशिप।
रोटेशन ऑफ हेडशिप से क्या हुआ, पूरे डिपार्टमेंट्स की ओनरशिप खत्म हो गई। उसके जो दुष्परिणाम थे एक के, दूसरे के उससे ज्यादा दुष्परिणाम आ गए कि डिपार्टमेंट किसी के रहे ही नहीं। हर एक को बनना है, जैसे सत्यनारायण की कथा में प्रसाद बंटता है ना, वैसे है कि 2 साल बाद बनोगे, 3 साल बनोगे। ये और डिपार्टमेंट्स में भी लगाया। आप ये देखिए, एक व्यक्ति पीडब्ल्यूडी में ज्वाइन करता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ज्वाइन करता है, वो पहले दिन बता देता है कि मैं 15 साल या 16 साल बाद एक्सीएन हो जाऊंगा, मैं इस साल के अंदर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हो जाऊंगा, इस साल में चीफ इंजीनियर हो जाऊंगा। तो मैंने कहा कैसे हो जाओगे, ज्वाइन करते ही आपको कैसे आएगा? नहीं, 1 आध साल ऊपर नीचे हो सकता है, पर मैं इस पे हो जाऊंगा। पक्की बात है? कहते हाँ, अगर सर्विस में सस्पेंड नहीं हुआ तो। मतलब पैरामीटर क्या है कि अगर हम सस्पेंड नहीं हुए, परफॉर्मेंस का कोई क्राइटेरिया नहीं है। यही ब्यूरोक्रेसी में हुआ। तो वो जो सिस्टम था, हमने उसमें कहीं पे मैरिट परफॉर्मेंस की बजाय एकदम दूसरा एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। इसी कारण से जो फर्स्ट रिफॉर्म जिसकी बात है, अगर अर्ली लीडरशिप आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत है, तो अब हमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में भी रोटेशनशिप खत्म करनी चाहिए। उसकी जगह हमको लाना चाहिए कि सिलेक्शन, इट शुड बी थ्रू सिलेक्शन। 4 साल का टेन्योर रखें, 3 साल का रखें, आप तय करें, लेकिन उसके बाद में वो सिलेक्शन से आना चाहिए। और यदि कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको एक टर्म और मिल ले, ताकि चेंज तो आए, लेकिन चेंज उसके लिए आए जो कि वास्तव में कुछ एबिलिटीज़ हैं वो डेवलप होंगे। फिर डीनशिप का क्या हुआ कि सीनियर मोस्ट हेड होगा वो डीन हो जाएगा। अब सीनियर मोस्ट हेड डीन होगा, यानी कि कहीं पर भी कोई एबिलिटी डेवलप करने का स्कोप आपने दिया ही नहीं, सिस्टम में तो डेवलप हुई नहीं। फिर जब टॉप लीडरशिप की बात आती है तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर कंपटीशन है। तो वहाँ जब कंपटीशन है तो उसमें एक बहुत बार गलती हो जाती है सिलेक्शन में, क्योंकि कोई क्राइटेरिया नहीं है, नीचे से डेवलप ही नहीं हो रहा। तो वो जो लीडर टॉप पे बैठे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि मेरा काम लीडरशिप डेवलप करना भी तो मेरा काम है। इसी कारण से सारा सिस्टम कमज़ोर हुआ। और आज समय है कि हम इस पर बात करें कि वर्क ऑन लीडरशिप। अगर टीचर्स हैं उनसे क्या अपेक्षा है? अपेक्षा यह है कि वो टीचिंग करें, रिसर्च करें और एडमिनिस्ट्रेशन में काम करें। हर टीचर को 2 विधाओं में बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, लेकिन 3 में हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जो लीडर होता है वो तीनों विधाओं में अच्छा होता है, पर वो कम होते हैं। पर अगर आइडेंटिफाई करके डेवलप करें जो 2 में अच्छे हैं, उसको तीसरे में कैसे अच्छा हो अर्ली स्टेज से, तो समझता हूँ कि ज़्यादा फायदा होगा। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि खुद मझधार में होकर भी जो औरों का साहिल होता है, परमात्मा जिम्मेदारियां उसी को देता है निभाने के जो निभाने के काबिल होता है। तो निभाने के काबिल बनाने का एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट हायर एजुकेशन सिस्टम में हुआ नहीं। अगर डीकॉलोनाइजेशन की आप बात करते हैं तो सबसे पहले तो उसकी बहुत ज़रूरत है। मैं उसका ना दुष्परिणाम बताता हूँ क्या होता है। मैं कई बार ये कोट भी करता हूँ घटना। मैं 2011 में एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा का वाइस चांसलर हुआ। जब मैं वाइस चांसलर बना तो मैंने सोचा कि कुछ सीनियर वाइस चांसलर से सलाह की जाए कि मैं क्या करना चाहिए कि मैं अच्छा वाइस चांसलर कहलाऊं, सक्सेसफुल वाइस चांसलर कहलाऊं। तो 3, 4, 5 लोगों से जब बात हुई तो कॉमन एडवाइस क्या निकल के आई, वो निकल के ये आई, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं भी होंगे। तो उन्होंने कहा कि यदि आप सक्सेसफुल वाइस चांसलर होना चाहते हो तो सक्सेस का फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है सक्सेस का कि आप क्या ना करो। आप ना करना कंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी में, ना करना रिक्रूटमेंट यूनिवर्सिटी में, और ना करना एक्सपेंशन यूनिवर्सिटी में। ये है फार्मूला ऑफ सक्सेस। ये 3 काम आप करोगे नहीं, कंट्रोवर्सी होगी नहीं। कंट्रोवर्सी होगी नहीं तो आपका टेन्योर भी अच्छे से जाएगा, आप भी अच्छे से होगे। तो मैंने सोचा कि फिर करना क्या है, अगर ये 3 काम करने नहीं तो करना क्या है। तो जो सलाह आई कि करना क्या है आपको, यू टॉक अबाउट कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, इनोवेशन, इमेजिनेशन, रिसर्च इकोसिस्टम। टॉक ग्रेट थिंग्स, टॉक बिग थिंग्स। ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिसमें मेजरेबल आउटपुट 5 साल में आता हो, 5 साल के बाद आएगा, 10 साल के बाद आएगा। ऐसे ही सारी बातें करके आपको इको क्रिएट करना है पूरे सिस्टम के अंदर। आप बहुत सक्सेसफुल वाइस चांसलर होंगे। बड़ा अच्छा फार्मूला था। आप सेफ भी रहोगे, सिक्योर भी रहोगे। लेकिन एक समुद्री जहाज होता है, वो सेफ और सिक्योर तो किनारे पर होता ही है उसे, लेकिन वो किनारे पे रहने के लिए तो नहीं बना ना, कि उसको तो गहरे समुद्र में जाने के लिए बना है, तूफान से लड़ने के लिए बना है। और उस तूफान से लड़कर अच्छा जो निकलेगा वो उस लीडरशिप का काम है। तो ये जो लीडरशिप माइंडसेट कमजोर हुआ देश के अंदर, और ये बना कि पोजीशन आई है
तो हमको पोजीशन को रखना है अच्छे से, लेकिन उसमें डिलीवर करने की जब बात आती है तो उतनी अच्छी डिलीवरी कई बार नहीं होती, क्योंकि और वो नीचे परकुलेट हो जाता है बहुत। देखिए, केवल टॉप लीडरशिप जो आ रही है वो कंपटीशन से आ रही है, बाकी तो कंपटीशन से भी नहीं आ रहा कोई। सबके लिए आपने रोटेशन फिक्स कर दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ है, मैं समझता हूँ कि हमें करना चाहिए कि इसको, अदरवाइज क्या होता है, हम उसी माइंडसेट से जब आते हैं कई बार लग भी जाता है, तुक्का बन भी जाते हैं। तो मैं बहुत सारे कई वाइस चांसलर्स मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं सर रिक्रूटमेंट को रोका कैसे जाए। मैंने कहा आप क्या सोचते हो कि कैसे रोका जाए। उन्होंने कहा जी मैंने तो सोचा है कि रोस्टर में गलती कर दो, लोग कोर्ट में चले जाएंगे, स्टे लग जाएगा और रिक्रूटमेंट रुक जाएगी। मैंने कहा ये तो बड़ा पुराना फार्मूला है, इससे तो बहुत सारे वाइस चांसलर तर गए, तो क्या करें। मैंने कहा आपने क्या सोचा, कोई नया कोई इनोवेटिव फार्मूला है क्या इसको रोकने के लिए। तो उसने कहा मैं इस पे काम कर रहा हूं, जब हो जाएगा तो बताऊंगा आपको। यदि हम ही सोचें कि हमको रोकना है तो रुक तो जाएगा ही, कारण कोई भी बना दो आप। लेकिन इसके लिए आप टॉप लीडरशिप बनी नहीं है। अगर डीकॉलराइजेशन की बात है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर कहती है तो हमको इस पर सोचना चाहिए। दूसरे सिस्टम की बात क्या है, एफिलिएशन सिस्टम। ब्रिटिशर्स ने 1857 में 3 विश्वविद्यालय बनाए, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। वो क्या थे, एग्जाम लेने का ही काम करते थे, क्योंकि उनका पर्पस बहुत सीमित था। पर्पस क्या था कि क्लर्क्स बनाने हैं, ऑफिसर्स बनाने हैं। तो उससे फिर क्या हुआ, उन तीनों विश्वविद्यालयों ने, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आया, कि जब करिकुलम एक आदमी बनाएगा, पढ़ाएगा दूसरा आदमी, पेपर सेट तीसरा आदमी करेगा, कॉपी चेक चौथा आदमी करेगा, पांचवा आदमी उसका मॉडरेशन करेगा और छठा सिस्टम उसका रिजल्ट निकालेगा। तो टोटल डिस्कनेक्ट हो गया सिस्टम के अंदर। तो रोट लर्निंग तो होगी ना, कैसे नहीं होगी, बच्चा क्या नहीं करेगा। पर उनको तो इनोवेशन की, ओरिजिनलिटी की आवश्यकता नहीं थी। और लेकिन आज हमने अभी भी उसको कंटिन्यू किया है। वैसे कट्टीमनी साहब ने कहा है कि 2045 तक देश को इससे छुटकारा दिलाएंगे, 2035 तक छुटकारा दिलाएंगे इस एफिलिएशन सिस्टम से। ये सबसे पहले इससे छुटकारा की आवश्यकता है इस देश को, यदि आगे बढ़ना है। क्योंकि जो गुरु शिष्य परंपरा है, टीचर टॉट है, जो पढ़ा रहा है उसी को तो इम्तहान लेना चाहिए। हम लगातार मास एजुकेशन के चक्कर में जो हम ये कर रहे हैं, इस पर भी बहुत ही सोचने की ज़रूरत है। नहीं तो ये रोट लर्निंग तो रहने ही वाली है, कहीं जाने वाली नहीं है। चाहे प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग की बात कर लीजिए, किसी टीचिंग की बात कर लीजिए, तो एफिलिएशन सिस्टम के अंदर ये जाने वाली है। तीसरी बात क्या है कि शिक्षा, तो ये एक सबसे बड़ा एक रिफॉर्म है जो अभी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन की तरफ इमीडिएटली बढ़ाया जाए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि एवरी इंस्टीट्यूशन शुड बी डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन। आप देखिए, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मॉडल था वो कहाँ से कॉपी होकर आया, वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का मॉडल था। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में भी अब क्या है कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अलग हो गया, धीरे धीरे उन्होंने भी इसको छोड़ दिया, ब्रिटिशर्स ने भी छोड़ दिया एफिलिएशन। लगभग बहुत कम संसार में देश हैं जहाँ एफिलिएशन है। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और कुछ छोटे मोटे देश हैं। बाकी वर्ल्ड में आज एफिलिएशन नहीं है, अगर है भी तो बहुत बहुत थोड़ा है, स्टैंपिंग लेवल का है। इस पर हमें समझना है कि इमीडिएटली काम करने की जरूरत है। तीसरी बात शिक्षा। शिक्षा में बात ऐसा है कि हम कहते हैं, 5 मिनट और बस ले लो। हाँ, तो शिक्षा में ये है कि हम जब बात करते हैं कि शिक्षा का मतलब क्या है, उनका पर्पस था हितों की चिंता करना, बिल्कुल सही रहा। लेकिन हमारा जो परंपरा है, हम सोचते हैं कि शिक्षा का मतलब है, सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कि समझ को विकसित करना ही शिक्षा है। वो जो समझ है वो विकसित करना, बच्चे के अंदर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसे करना है, ये शिक्षा का काम है। और तो इसीलिए हम जब कहते हैं कि एजुकेशन चाहिए, स्किल्स चाहिए, एटीट्यूड चाहिए। एटीट्यूड पे तो कोई काम हुआ नहीं, स्किल्स में अब बात होनी शुरू हो गई है, धीरे धीरे काम होगा। केवल नॉलेज आज वो भी इंटरनेट के कारण से बहुत चैलेंज आ गया उसके अंदर भी, कि किस तरह से उसको भी हम एड्रेस करेंगे। और बच्चों से हम अपेक्षा बहुत रखते हैं, सही भी है, रखनी भी चाहिए, कि हम बच्चे जो हैं वो परेशान रहते हैं, खुश नहीं रहते। पर बच्चा भी क्या करे, उसने माँ बाप खुश नहीं देखे, उसने टीचर्स खुश नहीं देखे, उसने अपना नेबरहुड खुश नहीं देखा, सबको दुखी देखा है उसने, वो कहाँ से खुश रहेगा। आपने क्या इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किए, क्या करिकुलम में खुश रहने की कोई जगह थी क्या? नहीं है आपके पास कोई जगह, कभी सोचा नहीं। और फिर नारे लगाते हुए टीचर्स, नेगेटिव टीचर्स, सारा टाइम क्रिब करते हुए टीचर्स। अरे देश की जितनी ताकत है उससे बहुत ज़्यादा देता है टीचर्स को वो, क्योंकि मानता है कि आप भविष्य का निर्माण करते हैं, आपके पास बहुत बड़ा काम है। इस कारण से देश अपनी ताकत से ज़्यादा देता है, समाज भी देता है, मान भी देता है, सब देता है। लेकिन आपके आचरण को देखकर ही तो बच्चे अच्छा करेंगे ना, कहने से नहीं होगा, उपदेश से नहीं होगा। ये एक जब हम बात करते हैं, ठीक है ब्रिटिश राज में शायद आवश्यक होगा, आज इसकी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए टीचर्स जो हैं
उनसे भी मेरा मानना है कि हमको सोचना चाहिए कि किस तरह से हम गुडनेस को प्रमोट करें, कोऑपरेशन को प्रमोट करें, कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करें। ब्रिटिशर्स का पूरा सिस्टम इंडिविजुअलिज्म पे आधारित था, क्योंकि उनको इंडिविजुअलिस्टिक लोग ही तो चाहिए थे कि ताकि उनके हिसाब से उनके हितों की चिंता करें। अब हुआ क्या, उनके हितों की तो चिंता हो गई। अब जब भारत आज़ाद हुआ, आज 75 साल की आज़ादी के बाद में हम भी उसी रफ्तार से चले, तो क्योंकि वो लोग दो काम करते थे, अपने हितों की चिंता और ब्रिटिश हितों की चिंता। हमारे सिस्टम में क्या हुआ, हम अपने हितों की चिंता करने वाले तो सब तैयार हो गए पूरे देश के अंदर, लेकिन देश के हितों की चिंता करने की बात ही कभी नहीं हुई। इस कारण से उस हितों की जब बात हुई वहां हो गया कम, और आज एंड रिजल्ट ये है 75 साल की आज़ादी के बाद में कि अपनी अपनी चिंता करने वाले बहुत हैं, देश की चिंता करने वाले बहुत कम हो गए। इसी कारण से कुंवर बेचैन साहब की एक कविता मुझे बहुत पसंद है, बहुत कोट करता हूँ, क्योंकि उससे हुआ क्या है, इस इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के बढ़ने से कि हमारे अंदर से बड़प्पन कम हो गया। हमको लगता है कि हम ही सब कुछ हैं, हम अपने सामने किसी को समझना नहीं चाहते। कुंवर बेचैन साहब ने कहा कि कोई उस पेड़ से पूछे मुसीबत में खड़े रहना, कोई उस पेड़ से पूछे मुसीबत में खड़े रहना कि जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा अड़े रहना। मैं कितने ही बड़े लोगों की नीचाइयों से वाकिफ़ हूँ, बड़ा मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा रहना। तो आप जब हैं, आपसे मिलकर कोई जाता है, एक टीचर हैं आप, आपसे मिलकर जाता है, तो उस बच्चे को ये भाव होना चाहिए। आप अगर ऑफिसर हैं, वाइस चांसलर हैं, आपसे मिलकर कोई जाता है तो उसको ये लगना चाहिए कि, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि कुर्सी तो बड़ी थी, आदमी छोटा बैठा हुआ था उसके ऊपर। पर इस भाव के निर्माण के बड़प्पन पे कब काम हो रहा है, कब हमने सोचा। अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति और डीकोलोनाइजेशन की हम बात करते हैं, ये देश की एक आवश्यकता है, करिकुलम इसको प्रमोट करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करना चाहिए। और लास्ट बात यह है कि रिक्रूटमेंट, एडमिशन एंड पेडागोजी, इसको टोटल चेंज करने की ज़रूरत है आज के टाइम में। अभी रिक्रूटमेंट क्या है, एमए करो, नंबर लो, नेट करो, नौकरी लो, ये हमारा सीक्वेंस है। एपीआई, इंटरव्यूज, पब्लिकेशन, पेटेंट्स। लेकिन क्या आप टीचर टाइप हैं, क्या आप कांस्टेंट लर्नर हैं? अगर आप इंटरव्यू में पूछते हैं बस क्या आपने कोई अखबार पढ़ा, क्या आपने पिछले एक साल में एक दो किताबें पढ़ी क्या? टीचर्स को यदि पढ़ने की आदत नहीं होगी, रेगुलर कांस्टेंट लर्नर नहीं होंगे, तो बच्चे कहाँ से हो जाएंगे? इसी कारण से हुआ क्या, टोटल फोकस जो करिकुलम में मार्क्स बेस्ड सिस्टम में हुआ, उस कारण से ये सतत पढ़ने वाली जो प्रक्रिया है वो कमजोर हुई। तो ऐसे लोग सेलेक्ट हों, उसके लिए क्या व्यवस्था हो कि जो कि टीचर टाइप हैं, कंपैशनेट हैं, पॉजिटिव हैं, एनर्जेटिक हैं, कांस्टेंट लर्नर हैं, तभी तो ये गुण बच्चों में जाएंगे। जब बच्चों में जाएंगे तो समाज में जाएंगे, और एक अच्छा भारत जिसकी अपेक्षा करता है वो बनेगा। और राष्ट्र से प्रेम और उसकी चिंता करने वाले आप हैं कि नहीं हैं? अगर आप, तो ब्रिटिश हितों की चिंता तो हो गई, अब अपने देश की चिंता करनी कैसे होगी, इस पर भी एक बहुत आवश्यकता है। और एडमिशन्स का जो सिस्टम है, हमारा बहुत बड़ा देश है 140 करोड़ का, जब हम टेस्ट बेस्ड एडमिशन कर रहे हैं वो हमारी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। लेकिन उस लेयर के बाद में जब हम सिलेक्शन करते हैं तो जो स्कॉलस्टिक है कि बच्चा उसके लिए फिट भी है कि नहीं है, टोटल ऑटोनॉमी देते हैं तो फिर वहाँ गड़बड़ शुरू हो जाती है, क्योंकि हम एथिकली, मॉरली कमज़ोर हैं। और यदि हम पूरी सब्जेक्टिविटी लगा देते हैं तो वो ये ना एक्सट्रीम हो गया, परमानेंसी और रोटेशन, बीच में हम कहीं है ही नहीं। जो मध्य मार्ग है उसकी तरफ सोचने की बहुत आवश्यकता है। तो शिक्षा में हम ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब बातों को अगर करेंगे वो तभी होगा जब हम एफिलिएशन से बाहर आएंगे। आपकी यूनिवर्सिटी तो क्या यूनिटरी यूनिवर्सिटी है, आपके पास वो समस्या नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी एफिलिएशन है, 90-95% स्टूडेंट्स तो एफिलिएशन बिजनेस के अंदर है, तो हम कहाँ से बात करेंगे? तो कुछ इस तरह के स्टेप्स यदि जल्दी लिए जाएंगे तो देश के हित में भी होंगे, और यदि विकसित भारत का जो संकल्प राष्ट्र ने लिया है उसको पूरा करने में भी सहायक होंगे। और शिक्षा जो है, अब इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करेगी शिक्षा को। शिक्षा राइट काइंड ऑफ पर्सन्स इकोनॉमी को दे, देश को दे, जो आवश्यकता है, जो देश की चिंता करें। 47 के बाद जब भारत विकसित होगा तो इसको देश की चिंता करने वाले लोग सबसे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जो इमारत जितनी ऊंची होती है उतनी खतरे में होती है। और आज जो पीढ़ी विश्वविद्यालयों के अंदर है उसको बनाने की हमारी जिम्मेदारी है। कल यही पीढ़ी होगी जिस समय सबसे ज़्यादा समस्याएं, चैलेंजेस होंगे विकसित राष्ट्र के, ये पॉलिसी पे बैठी होगी। इसका मन कैसे निर्माण हो, अगर डीकोलोनाइजेशन करना है उस पर काम करें, नई पॉलिसीज, इंस्ट्रूमेंट्स बनाएं, ये अपेक्षा है। और मैं आभार व्यक्त करूंगा वाइस चांसलर मैडम का भी और अभय दुबे जी का, जिन्होंने मुझे बुलाया और अपनी कुछ बातें शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।